नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा स्वैच्छिक दुनिया स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि हम अपने कार्यक्रम सिटी सिग्नेचर के तहत आपको उन व्यक्तित्वों से परिचय कराते हैं, रूबरू कराते हैं, जिन्होंने अपने कर्मठता के दम पे कानपुर का नाम इस देश में, इस दुनिया में रोशन किया है। और आज जो शख्स हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद है वे कोई और नहीं बल्कि जाने माने चिकित्सक डॉक्टर अवधेश कुमार दीक्षित जी हैं, जो कि जेके कैंसर इंस्टीट्यूट कानपुर के पूर्व डायरेक्टर रहे हैं और निवर्तमान में नारायणा इंस्टीट्यूट के प्रधानाचार्य हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने स्टूडियो में जी। और अपने दर्शकों को आपका परिचय अपने मुख से देना लगभग सूरज को दिया दिखाना होगा, क्योंकि हम जितनी भी बड़ाई आपकी करें लगभग वो कम है। तो मैं चाहता हूं हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय स्वयं दें कि कहाँ से आपका शुरुआत हुआ, क्या पढ़ाई लिखाई हुई, कैसे आपने ये चिकित्सक का जो पदभार है ग्रहण किया, और आपके जो माता पिताजी हैं वहाँ से भी वहाँ का क्या बैकग्राउंड रहा, ताकि वो हमारे जो दर्शक हैं वो आगे भी इसको रेफरेंस ले सके। हमें नहीं मालूम कि बात कब तक इतिहास बनेगी, लेकिन ये इतिहास में ऐसा होता है, मैंने देखा है कि जब लोग ढूंढते हैं कि अच्छा अमुक सज्जन के जो महान हस्ती हैं उनके जो पारिवारिक बैकग्राउंड थी वो कैसी थी, तो मुझे पता है कि आपके जो पिताजी शायद वो प्रशासनिक सेवा से रिटायर्ड हुए थे। तो इस तरह मैं चाहता हूँ कि अपना संक्षिप्त परिचय आपके मुखारबिंद से। राजीव मिश्रा जी, आपको नमस्कार करता हूँ। आपका प्रयास ये स्तुत्य है, क्योंकि आज विश्व कैंसर दिवस है और मैं कैंसर का आदमी हूँ, कैंसर का उपचार करता हूँ। जहाँ तक मेरे पारिवारिक बैकग्राउंड की बात है, मेरे पिताश्री एक प्रशासनिक अधिकारी थे और उन्होंने मुझे चिकित्सा जगत में जाने के लिए प्रेरित किया। और मैं यहाँ कानपुर के मेडिकल कॉलेज में, जीएस मेडिकल कॉलेज में, यहाँ से मैंने MBBS किया। मेरे पिताश्री एक बार मुझसे मिलने मेडिकल कॉलेज आए, मैं हॉस्टल में रहता था, हॉस्टल आए और बोले मेरे एक मित्र हैं जो कैंसर संस्थान में भर्ती हैं, मेडिकल कॉलेज के संस्थान में, उन्हें देखने चलना है। मैंने कहा चलिए। गया तो उनको मुख कैंसर था, पान मसाला गुटखा खाने की वजह से। बोले इनका मर्ज काफ़ी बढ़िया लगता है, तुम्हारे जो निर्देशक हैं इस समय संस्थान में, चलो उनसे मिलते हैं। उनके पास हम दोनों गए। उन्होंने मुझसे पूछा तुम किस ईयर में हो? मैंने बताया सेकेंड ईयर है मेरा। तो मैंने क्या बनोगे, किस चीज़ के डॉक्टर बनोगे? मैंने कहा अभी तो सोचा नहीं है। बोले कैंसर के डॉक्टर बनो जी, कैंसर के विशेषज्ञ बनो। मैंने कहा आप कह रहे हैं तो इसे विचार करूँगा। पिताजी बात करते रहे, उनसे मर्ज के बारे में पूछते रहे, अपने दोस्त के मर्ज के बारे में। जब बाहर निकला तो पिताजी बोले देखो इतना बड़ा डॉक्टर तुमसे कह रहा है कि कैंसर के डॉक्टर बनो, सोचो इस बारे में। ठीक है, आप आदेश है तो इससे विचार करता हूँ और प्रयास करता हूँ। प्रयास किया। यहीं पर MBBS करने के बाद कैंसर में MD करने का मौका मिला और मैं कैंसर की पढ़ाई कर रहा था। पिताश्री धीरे धीरे उनको बड़ा अच्छा लगा कि बेटे ने मेरी बात मानी। कहने देखो पान मसाला गुटखा खाने से बहुत लोगों को कैंसर होता है कानपुर में, तुम कुछ ऐसा करो, इस कैंसर के बारे में खास तौर से थोड़ा अध्ययन करो और इस दिशा में कुछ काम करो। मैंने कहा ठीक है, आपका आदेश ये भी स्वीकार है। और मैं इस दिशा में सक्रिय हुआ। और जब विश्व कैंसर दिवस के पहले एक मनाया जाता था तंबाकू निषेध दिवस जी, अभी मनाया जाता है। तो जब पहला वाला तंबाकू निषेध दिवस आया तो मैंने बड़े जोर शोर से उसको मनाया अपने कैंसर संस्थान में, जहाँ की मैं MD की पढ़ाई कर रहा था। और लोगों ने उसको पसंद किया, रोटरी क्लब कानपुर ने उसको सहयोग किया और वो काफ़ी सफल रहा। तो उससे मुझे बड़ा उत्साह मिला। और मेरे पिताजी ने कहा तुम यहाँ पर पढ़ रहे हो तो कोशिश करो वो यहीं पर तुम पढ़ाने भी लगो। मैं प्रयास किया, पिताजी का आशीर्वाद कि वहीं पर मैं लेक्चर बन गया और लेक्चर से फिर एसोसिएट प्रोफेसर हुआ और फिर वहीं प्रोफेसर हुआ। पिताजी जब प्रोफेसर हो गया तो पिताजी बोले कि अब तुमको यहीं का डायरेक्टर ही बनना चाहिए। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है। और
जब मैं डायरेक्टर बना तो पिताजी नहीं थे, जी लेकिन मुझे अच्छा लगा कि उनका सपना मैंने पूरा किया। जी, निश्चित रूप से बहुत बधाई के पात्र हैं सर। पिताजी भी बहुत प्रणव में हैं और आपका एक बेटे के तौर पे उनके सपने को साकार करना तो और भी ज़्यादा अच्छा रहा। तो किस सन में सर आपकी नियुक्ति हुई? 1982 में 1982 मैं लेक्चर के पद पर आया यहाँ पर जी कैंसर संस्थान में, जी और 2014 में जी। निर्देशक के रूप में यहाँ से सेवानिवृत्त हुआ। फिर आपने नारायणा में एज अ प्राचार्य जो है वहाँ पे ज्वाइन किया, जी। अभी हाल में ही ज्वाइन किया सर? 2 साल मैंने इस बीच में रिएसी में अच्छा जी वहाँ कैंसर की सुविधाएं विकसित करने में योगदान दिया, जी उनको प्रारंभ कराया जी और उसके बाद नारायणा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने मुझे अप्रोच किया। जी वो मेडिकल कॉलेज प्रारंभ करना चाहते थे जी क्योंकि मेरा अनुभव था चिकित्सा शिक्षा में, जी तो मैंने उनका अनुरोध स्वीकार किया और मैं 2021 जनवरी में जी नारायणा मेडिकल कॉलेज में प्राचार्य के पद पर आया। जी। बहुत ही अच्छी बात है डॉक्टर साहब, और आप जैसे जो व्यक्तित्व हैं इस समाज में लगभग प्रायः कम मिलते हैं जो इतनी सहयोगी मुद्रा में, सहयोगी भावना से किसी महामारी से लड़ते हैं। तो मैं कैंसर को एक महामारी ही कहूँगा। वो कैंसर एक बहुत गंभीर लाइलाज बीमारी, अब ये तो आप ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं कि इलाज है या नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि बहुत सारे लोग इससे त्रस्त हैं और कैंसर एक ऐसा नाम है जिससे लोग कैंसर का प्राथमिक स्टेज हो या कैंसर का नाम सुनते ही डर जाते हैं। जी। आपने मुंह दिखाई कार्यक्रम और बहुत सारे कार्यक्रम कैंसर को लेके चलाए, ये भी मेरे संज्ञान में है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि कानपुर जहाँ पे लोग गुटखा भी बहुत खाते हैं, लोग थोड़े से इतना हेल्थ कॉन्शियस है कि नहीं है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आपका कैसा अनुभव रहा कानपुर शहर को लेके और कैंसर बीमारी को लेके? मेरा अनुभव बड़ा विशद है और बड़ा विस्तार इसको दे सकता हूँ मैं जी, लेकिन संक्षेप में अपनी बात कहूँगा। जी वस्तुतः प्रारंभ से ही ये मेरे रुचि का विषय था, जो पान मसाले गुटखे से मुंह का कैंसर होता है। जी तो मैंने इसके कारणों का अध्ययन किया पहले जी और ये जानने की कोशिश की कि इसके पीछे कारण क्या है। तो पान मसाले में जो नकली कत्थे के रूप में गेंदेर मिलाया जाता है जी वो सबसे प्रमुख कारण था, जी। और तम्बाकू साथ में, मतलब करेला नीम चढ़ा हो जाता हाँ था। हाँ हाँ। तो उससे कैंसर होने की संभावना होती थी। पहले प्री कैंसर बनता है और प्री कैंसर के बाद ही कैंसर बनता है। प्री कैंसर बनते बनते करीब लग जाते हैं 5 से 6 साल जी, और उसका 10 साल में करीब कैंसर बन जाता है जी तो इसका मैंने विस्तृत अध्ययन किया और अपने शोध पत्र यहाँ वहाँ पढ़े। जी इससे मुझे सम्मान मिला, ख्याति मिली और मैं अपनी दिशा में आगे बढ़ पाया। जी फिर मुझे एक मौका मिला इंग्लैंड जाने का एक फेलोशिप में, और उस फेलोशिप में जब मैं गया तो मैंने वहाँ दुनिया देखी और समझा कैंसर के बारे में जी और मैंने देखा बहुत से कैंसर के रोगी ठीक भी होते हैं। जी यहाँ भी ठीक होते थे लेकिन वहाँ प्रतिशत ज़्यादा था। यहाँ हमारे यहाँ खाली 20 से 30% ठीक होते थे, वहाँ 40 से 50% ठीक होते थे। मैं सोचने लगा कि ऐसा क्यों है, वहाँ ये ठीक होने वाले की संख्या ज़्यादा क्यों है। तो विस्तार से अध्ययन किया। मेरे प्रोफेसर जो थे, प्रोफेसर जॉसलिन, वो मुझे बहुत पसंद करते थे और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से इस विधा में पारंगत किया। मैं वापस आया, जो कुछ मैंने सीखा था उसको यहाँ लागू करने का प्रयास किया और मेरे देखते ही देखते यहाँ भी कैंसर जो ठीक होने वाली संभावनाएं थी वो बढ़ गई और लगभग अब मुंह के कैंसर के इस समय 60% रोगी ठीक हो जाते हैं। अच्छा, अगर वो प्रारंभिक अवस्था में आ जाए। जी ये मेरा अपना विशद योगदान है इस दिशा में जो मैंने किया। और कैंसर में भी मैंने काम किया और सभी कैंसरों में उपचार में उत्तरोत्तर प्रगति हुई है। तमाम नए शोध हुए हैं और उनका फायदा जनमानस को मिल रहा है। और इस समय हम कह सकते हैं कि आज से 30 साल पहले जो खाली 20% कैंसर ठीक होते थे, अब 60% कैंसर ठीक होते हैं जी। और बड़ी अवस्था में अगर रोगी आता है तो उसका जीवन भी बढ़ जाता है जी। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जो इस दिशा में हुई है। अच्छा डॉक्टर साहब, कैंसर के तो बहुत सारे विभिन्न प्रकार होते होंगे जी। आपका जो स्पेशलाइजेशन है वो शायद मुख्य कैंसर का है, मेरी रुचि का विषय है। रुचि का विषय है जी जी। और 280 तरह कैंसर होते हैं। 280 तरह कैंसर होते और इतने कैंसर, हर कैंसर का आचार व्यवहार अलग अलग होता है जी। दवाएं भी करीब 300 तरह की दवाएं आती हैं जी। कैंसर का उपचार मुख्यतः सर्जरी से होता है या रेडियोथेरेपी से होता है या कीमोथेरेपी से होता है और कहीं कहीं तीनों विधाओं का इस्तेमाल होता है जी। तो अब नई एक थेरेपी आ गई इम्यूनोथेरेपी, वो करेक्टिव थेरेपी है
पहले कैंसर को डिस्ट्रॉय करा जाता था, शरीर से मैक्सिमम निकाल दिया, रेडियोथेरेपी से खत्म, उसको एक तरह से खत्म कर दिया, कीमोथेरेपी से खत्म किया। अब इम्यूनोथेरेपी जो आ गई है वहां पर कैंसर को बनने ही से रोक देते हैं। और कैंसर बन गया है तो उसको आगे बढ़ने से रोक देते हैं। तो ये 4 थेरेपी हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और विश्व कैंसर दिवस पर यही हर बार हम लोग सोचते हैं कि नया क्या होना चाहिए। इस बार भी एक नई थीम है, उसके बारे में भी आपसे चर्चा करूंगा मैं। जी डॉक्टर साहब, एक बात और मेरे दिमाग में आ रही है। हम लोग कानपुर के वासी हैं और आपने शुरुआत में कहा कि मसाले से, गैम्बियर से, इनसे कैंसर रोग की जो बढ़ने की संभावना है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हम कानपुर में जहाँ गुटखा प्रायः मतलब बहुतायत रूप में सेवन किया जाता है, क्या ये सही है कि कानपुर के अलावा या उन शहरों में जहाँ पे गुटखा नहीं खाया जाता है या जहाँ पे कम गुटखा खाया जाता है वहाँ के लोग कम ग्रसित होते हैं जो है कैंसर से, या कानपुर के लोग ज्यादा कैंसर से ग्रसित होते हैं? कानपुर देश की गुटखा राजधानी है जी, और यहाँ पर सारे कैंसर का 30% मुख्य कैंसर होता है। बाकी जगह ये 20 से 25% है, लेकिन कानपुर में ये 30% है। करीब 5% हम आगे हैं। और इसका कारण ये है कि हमारी 50 से 60% आबादी पान मसाला गुटखा चबाती है जी। और कानपुर में हर साल 2000 लोगों को मुंह का कैंसर होता है। और अगर आप मुख दिखाई करें जो पान मसाला गुटखा खाने वालों की, जो हम लोग एक परियोजना के तहत करते हैं, तो हम लोग पाते हैं करीब 20 से 30% पान मसाला गुटखा खाने वालों में कहीं ना कहीं प्री कैंसर बन रहा होता है। और वो प्री कैंसर आगे जाके कैंसर में बदल जाता है। डॉक्टर साहब, आप जो है अपने स्तर पे लोगों को क्या पाते हैं कि लोगों में किस प्रकार की जागरूकता हो, और आपका क्या संदेश है इस विषय? मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि ये व्यक्ति पान मसाला गुटखा क्यों खा रहा है। बहुत से लोग कहते हैं कि एक लत सी मुझे महसूस होती है और अगर नहीं खाता हूँ तो मुंह सूखता है मेरा, तो मैं क्या करूँ डॉक्टर साहब, कैसे छोड़ूं? तो हम लोगों ने थोड़े टुटके निकाले। टुटके ऐसे निकाले कि हमने कहा भैया ऐसा है, मुंह सूखता है तो उस समय 1 गिलास पानी पी लिया करो, तो उससे मुंह आपका तरल हो जाएगा और फिर लत थोड़ी देर के लिए आगे बढ़ जाएगी। तो कुछ लोगों ने ऐसा प्रयास किया, उसका फायदा मिला उनको। उन्होंने जब पानी पिया तो उनका मुंह फिर पहले ऐसा हो गया और उन्होंने थोड़ी देर के लिए पान मसाला गुटखा नहीं खाया। कुछ लोग कहते हैं मेरा कंसंट्रेशन से बढ़ता है। कुछ हमारे पत्रकार मित्र हैं, वो कह रहे थे मैं इसको ना खाऊं तो मैं लिख नहीं पाता उस ढंग से। तो मैंने कहा ये भी आपका वहम है। हमने कहा एक आर्टिकल लिखिए आप बिना पान मसाला गुटखा खाए, और वैसे ही आर्टिकल लिखिए पान मसाला गुटखा खा के, और दोनों को अपने संपादक को दिखवाइए। संपादक महोदय आश्चर्य पड़ गए कि जो बिना पान मसाला गुटखा खाए लिखा था वो ज्यादा अच्छा लिखा था। तो ये सब वहम है कि पान मसाला गुटखा खाने से उनको जो एक सेंस ऑफ वेलबींग मिलती है, उसका कारण है कि हमारे दिमाग में रिसेप्टर्स होते हैं, कुछ उनको डोपामिन रिसेप्टर्स कहते हैं। वो रिसेप्टर्स उत्तेजित हो जाते हैं तंबाकू से, गैम्बियर से, और उसकी वजह से हमें सेंस ऑफ वेलबींग अनुभव होती है। तो ये लत का कारण बनती है, और ये लत छुड़ाना एक मुश्किल काम है। इसमें कैंसर मनोवैज्ञानिक का रोल होता है। कैंसर मनोवैज्ञानिक व्यक्ति का परीक्षण करता है कि व्यक्ति स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, या डिप्रेशन में है, या किस वजह से पान मसाला गुटखा खा रहा है। और फिर वो एक प्रोग्राम बनाता है, और प्रोग्राम बना करके बाकायदा उस पर काम किया जाता है। और ऐसे बहुत से लोग हैं, मेरे साथ एक महिला हैं जो कैंसर मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने काम किया मेरे साथ। वो अमेरिका तक गई अपने शोध पत्र पढ़ने के लिए, और उन्होंने कर दिखाया कि ये छुड़ाया जा सकता है बशर्ते हम हर एक व्यक्ति पर अलग अलग ढंग से काम करें जी। तो ये एक बड़ा काम है और इस दिशा में काम हो रहा है। और इसीलिए ये जो थीम इस बार की बनाई गई है कि क्लोजिंग द गैप्स इन कैंसर केयर। कैंसर केयर में गैप्स बहुत हैं। जैसे व्यक्ति मान लो सर्जन के पास पहुंच गया, सर्जरी कर दी, जबकि वहाँ सर्जरी नहीं, पहले रेडियोथेरेपी होनी चाहिए थी या कीमोथेरेपी होनी चाहिए थी। तो वो जो एक छत के नीचे अगर सब कुछ है तो वहाँ पर एक ट्यूमर बोर्ड हो, कैंसर के सारे डॉक्टर बैठें और तय करें कि इस मरीज के लिए क्या ट्रीटमेंट करना है। यानी उसको हमें दर्जी की तरह टेलर करना है ट्रीटमेंट को, कौन सा ट्रीटमेंट सबसे ज्यादा उपयुक्त है। इस दिशा में काम हो रहा है। इस तरह से हम जो गैप्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको हम क्लोज कर पाएंगे कैंसर केयर में। यही थीम है इस बार की। विभिन्न विभागों के बीच में समन्वय और सामंजस्य स्थापित करना, ये बहुत बढ़िया बात है डॉक्टर साहब। अब ये तो खैर और बहुत ही अच्छी जानकारी है आपके साथ, और अपने दर्शकों को बता दूं कि अगर आपको भी इस तरह की कोई भी समस्या निकल के आती है तो आप डॉक्टर साहब को हमारे माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं और डॉक्टर साहब को सीधे भी संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक बात, एक छोटा सा प्रश्न और दिमाग में आ रहा है। जैसे आपने तंबाकू शब्द का इस्तेमाल किया, तो गुटखा खाने से
या तंबाकू, कहीं ऐसा तो नहीं कि तंबाकू खाने वाले को कैंसर होता हो और जो सादा पान मसाला खाते हैं उनको नहीं है? ऐसे भी अपने मन को मनाने वाली बहुत सारी नकली कथा दोनों में होता है जी। सादे पान मसाले में भी गैम्बियर होता है, हाँ, वो कैंसर पैदा करता मतलब है। तंबाकू से ज्यादा खतरा गैम्बियर से है। गैम्बियर भी उतना ही खतरनाक है जितना तंबाकू खतरनाक है। और जब गुटखा होता है उसमें तंबाकू भी होती है और गैम्बियर भी होता है, तो करेला नीम चढ़ा हो जाता है, तो हमारे ज्यादा खतरनाक हो जाता है। जी। तो हमारे मित्र जो ये समझ रहे हो मैं तंबाकू नहीं खाता, मैं खाली गुटखा खाली पान मसाला खाता हूँ, वो समझे कि वो भी जो है वो उतने ही हानिकारक पदार्थ को ले रहे हैं जितना कि जो है वो तंबाकू के साथ है, गुटखा खा रहे। खैर डॉक्टर साहब ये बताइए कि इतनी व्यस्तता के बाद, इतना व्यक्तिगत आपका इतनी व्यस्तता होती है, उसके बाद आप मंदिर में भी लक्ष्मी नारायण मंदिर स्थापित किया आपने, और जी जी जी, और इसके बाद भी आपकी काव्य प्रेम, काव्य रुचि है जी। इस सफर के बारे में क्या क्या जो है बताना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? मुझे कुछ कविता पढ़ने का शौक था बचपन से जी, और हिंदी में मेरे नंबर बहुत अच्छे आते थे जी। आपको ताज्जुब होगा कि हिंदी में मेरी डिस्टिंक्शन आई थी हाई स्कूल में, जो हिंदी में डिस्टिंक्शन लोगों की नहीं आती है जी। तो वो ये था कि बस साहित्य पढ़ते 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 कुछ ऐसा अभिरुचि हो गई कि खुद भी लिखने लगा। पहले स्कूल की जो वार्षिक मैगजीन निकलती है जी, उसमें कविताएं छपी जी। फिर एक बार हमने एक रचना भेज दी धर्मयुग में जी, उसमें धर्मवीर भारती संपादक थे जी, उन्होंने वो छाप दी। तब से मुझे लगा अरे मैं तो लिख सकता हूँ, मैं तो छप सकता हूँ, और ये अभिरुचि धीरे धीरे बढ़ती गई और धीरे धीरे एक किताब के स्वरूप में भी संकलन आ गया जी, और तमाम कविताएं ऐसी हैं जो संकलित होनी बाकी हैं जी। बहुत ही अच्छी बात है डॉक्टर साहब, आपसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई, और बहुत कुछ हमारे दर्शकों ने जो छोटी छोटी बातें थी, कई बार बड़ी बातें तो हम जानते हैं लेकिन छोटी बातें हम नहीं जानते हैं। कई बार हमको मालूम होता है कि हमको सलाह लेनी है, लेकिन किससे लेनी है ये नहीं पता होता है। तो डॉक्टर साहब के रूप में आपने देखा कि आज एक महान व्यक्तित्व हमारे स्टूडियो में थे। इनसे ये जो हमारा 15-20 मिनट का समय गुजरा, ये बहुत ही अल्प समय है, इसमें हमने कुछ नहीं जाना, ये जान सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके संदेश हम तक पहुंचेंगे कि आपको डॉक्टर साहब से पुनः बात करनी है, तो हम एक व्यक्तिगत और सेपरेट इंटरव्यू इसी विषय पर लेके आएंगे, चाहे वो डॉक्टर साहब के काव्य प्रेम के बारे में हो, और चाहे आपको चिकित्सकीय कुछ अनुभव या परामर्श लेना हो, हम आपको डॉक्टर साहब को फिर से आपके समक्ष एक बार जो है वो प्रस्तुत करेंगे। तब तक अगले एपिसोड तक मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए बहुत बहुत आदर सहित आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।